नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कि किसी भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, जो कि किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अपने आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। ये किताब ऐसी है जो हर जगह काम आती है। ये है तैयारी का रामबाण। लेकिन हमने देखा है कि कई बार इस किताब को पढ़ने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ल्यूसेंट की। ये है उसका इंग्लिश वर्जन और ये है उसका हिंदी संस्करण। इस किताब को पढ़ने में बच्चों को इतनी ज्यादा दिक्कत आती है। हर बार हर कोई यही कहता है कि सर इतनी डिटेल है तो इसको याद कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं विशाल सिंह आपका साथी हूं। इसी वीडियो में हम ये पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरीके से इस किताब को पढ़ना और मैंने कैसे पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, मैंने 2 बार सीजीएल को क्वालिफाई किया। एक बार एग्जामिनर की पोस्ट पे ली, एक बार डबल की पोस्ट पे ली, उसके बाद कई गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वालिफाई किए। और मैं आपको सटीक तरीका बताऊंगा कि इस किताब को पढ़ने का तरीका है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इस किताब का जो एक मूलभूत जो एक इंडेक्स है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी वहीं से शुरू हो जाती है। बच्चे कई बार ये गलती करते हैं कि टॉपिक को बीच से पकड़ लेते हैं। अगर वो सोचते हैं कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले जो है आधुनिक भारत पढ़ लेते हैं, पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका जो पार्ट पीछे छूट गया वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। और आप कहीं ना कहीं एंशियंट और मिडीवियल जो आपका मध्यकालीन इतिहास है उसको आप जो है अपने आधुनिक भारत से जोड़ नहीं पाएंगे, उसको जो है एक कनेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए कभी भी ये गलती नहीं करनी कि किताब के किसी हिस्से को आप बीच से पकड़ रहे हैं। हाँ, आप टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप पहले फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि फिजिक्स में आप पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बाद आप मैग्नेटिज्म पे जा रहे हैं, बिकॉज उसकी वजह से आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको बताऊं इस किताब की जिसका हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, इसको आप देखेंगे तो इसके जितने चैप्टर्स हैं वहां उनको हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है इनका हिस्ट्री, फिर आता है ज्योग्राफी, फिर आता है आपकी पॉलिटी, फिर आती है इकोनॉमिक्स, और फिर आपके साइंस के पार्ट आ जाते हैं जो आपके जनरल साइंस में आपके फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायोलॉजी आती है। हिस्ट्री को भी आप देखेंगे तो हिस्ट्री के भी 3 पार्ट हैं। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मिडीवियल हिस्ट्री, और फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। और हिस्ट्री में एक और पार्ट आता है इस किताब में जो कि है वर्ल्ड हिस्ट्री का। ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी आती है कि भाई हवाएं कैसे चलती है, जो विंड पैटर्न है वो कैसे बनता है, कहां पे माउंटेन्स है, कहां पे रिवर्स है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको फिजिकल में मिलती है। उसके बाद आती है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर आता है पॉलिटी के ऊपर। देखिए, पॉलिटी में भी बहुत सारे आपको आर्टिकल्स का वर्णन नजर आएगा। हमारे जो संविधान के जो रचयिता थे उनके बारे में पता लगेगा कि भाई किसने कौन सी कमेटी में कब जो है संविधान का ये हिस्से में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। B.R. अम्बेडकर साहब का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे आप, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो अब देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आपको हिस्ट्री पढ़नी है, सबसे पहली चीज है इस किताब को अगर आपको लगता है कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस किताब को पढ़ने का तरीका यही है कि आप कम से कम आपको ये 3 से 4 बार तो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन पढ़ने का तरीका ऐसा है कि हर बार हम उस समय को कम करते जाएंगे, जो पढ़ने की अवधि है उसको हम कम करते जाएंगे। कैसे? देखिए, हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में आपको बेसिक चीज जो उठानी है वो ये करना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो पहला चैप्टर है वहां पे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात करता है। तो आपको उसमें से मेन जो चीज उठानी है वो है कि भाई साइट्स कौन सी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पे इन सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष मिले हैं। और एक टेबल बनाइए अपनी नोटबुक में और साइट का नाम लिखिए और वहां पे क्या मिला है उसको लिखते जाइए। इस फॉर्म में आपके लिए हेल्प ये मिलेगी। अगर आपको टेबल समझ में नहीं आती तो आप किताब के ऊपर ही जो है ऊपर खाली हिस्से में ही साइट का नाम लिखिए और वहां पे क्या क्या मिला है वो लिखते जाइए।
और उसके बाद उसको मैप में जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, हम कई बार मैप की इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं। जब आप किसी चीज को मैप में देखते हैं ना, तो उसकी एक पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट हो जाती है और फिर वो हटती नहीं आपके दिमाग से। तो जितनी भी साइट्स हैं, चाहे वो भारत के नक्शे आप जितने भी देखेंगे कि मोहनजोदारो यहाँ पे है, लोथल आपको गुजरात में कहीं नजर आ जाएगा, सुतका गेंदोर आपको यहाँ कहीं नजर आ जाएगा, अलमगीरपुर आपको कहीं नोएडा के पास नजर आ जाएगा। तो ये सारी साइट जब आप मैप में देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उसके साथ साथ जब आप ऋग्वैदिक काल पे आएंगे तो ऋग्वैदिक काल में भी आपको यही करना है कि बहुत सारा ऐसा सामान उस किताब में लिखा हुआ है जो आपको याद नहीं करना है। आपको मेनली क्या याद करना है कि भाई कितने टाइप के वेद हैं, सब हर वेद में क्या लिखा हुआ है, कि सामवेद क्या कहती है, ऋग्वेद क्या कहती है, अथर्ववेद क्या कहती है। उसके बाद आप जाएंगे तो हमारे जो डिफरेंट रिलीजन्स पैदा हुए जैनिज्म और बुद्धिज्म के उस समय ऋग्वैदिक काल के बाद में। तो अब देखिए डिटेल इतनी सारी है, तो आपको क्या फोकस करना है कि स्थापना किसने करी, इस चीज पे फोकस करेंगे, किताबें कौन सी लिखी गई इस चीज पे फोकस करेंगे, और मंदिर कहाँ है इस चीज पे फोकस करेंगे। सिर्फ ये 3 चीजें, स्थापना किसने करी किसी धर्म की, मंदिर कहाँ पे है, और उस किताबों में किसको क्या लिखा हुआ है। बस इन कुछ चीजों को आपको पढ़ना है, इसके आगे आपको कहीं नहीं जाना। आपको जो अलग अलग नाम दे रखे हैं, बहुत सारे मुनियों के नाम दे रखे हैं, वो आप याद नहीं कर पाएंगे, उसका आपको कोई फायदा नहीं है। हाँ, फिर से कहूंगा, मंदिर जब आपको देखने होते हैं तो मंदिर के लिए आप हमेशा मैप का इस्तेमाल करें, मैप में उसकी मार्किंग करें ताकि आपको वो याद हो सके। बिना मार्किंग के आपको पढ़ने फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ये मंदिर यहाँ पे है, आपने जैसे अजंता और एलोरा केव्स की बात करी, वो औरंगाबाद के पास आपको नजर आया, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको कभी पता नहीं लगेगी। लेकिन अगर एक बार आपने मैप देख लिया तो आपको हर चीज जो है ना वो कवर होना शुरू हो जाएगी और आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। उसी के साथ साथ आप आगे जैसे जैसे आगे की जो राज्य आए, किस तरीके से गुप्ता काल आया या उससे पहले मौर्यन काल आया, जितना भी जो भी डायनेस्टीज थी वो सारी की सारी आपको पढ़नी ऐसे है कि डायनेस्टी स्थापित किसने करी, उस डायनेस्टी में मेन राजा कौन थे, मेन राजा का नाम, और अगर उनको कुछ कहा जाता है, उनका कुछ अलग नाम है, जैसे हम कहते हैं समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर उनके समय कोई इंपॉर्टेंट किताब लिखी गई है तो ये याद रखना है आपको। देखिए, क्योंकि अगर आपके पास समय कम है और आपको ल्यूसेंट पढ़नी है तो तरीका यही है कि डायनेस्टी किसने स्थापित करी, उनका नाम, इंपॉर्टेंट राजा का नाम, उन्होंने कोई फेस्टिवल कराया तो वो याद करिए, उन्होंने कोई किताब लिखी तो उसको याद करिए, या उनके समय कोई एक ट्रैवलर आया तो वो याद करिए। अगर आप सारी डिटेल सारे राजाओं को पढ़ेंगे तो आपसे ये किताब जो है बहुत मुश्किल से खत्म होगी, आपको याद करने में काफी दिक्कत होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब इस किताब को आप एक बार 2 बार पढ़ लें तो आप दूसरी चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप गलती करेंगे तो आपका मनोबल टूट जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। जब आप एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जहां पे आपको याद ज्यादा करना है, जैसे कि हिस्ट्री, इस हिस्ट्री में आपको याद बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी डिटेल है, उनको याद करने, अगर आप याद करने में लग जाएंगे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को भूल सकते हैं। तो हिस्ट्री को आप ऐसे पढ़ें कि रोज आप उसके 4 पन्ने पढ़ रहे हैं, 4 पेजेस ओनली। जब आप उसके रोज 4 पन्ने पढ़ेंगे तो उसका फायदा है कि आज आपने 4 पन्ने पढ़े, अगले दिन आपने 4 पन्ने पढ़े और पिछले के 4 पन्ने आप रिवाइज कर लीजिए। जब आपको लगता है कि आप ज्यादा पन्ने पढ़ सकते हैं तो उसको 4 से 6 कर दीजिए, 8 कर दीजिए और फिर पिछला रिवाइज कर लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि आप कंटिन्यूअस रिवीजन में रहेंगे और आपकी आदत बन जाएगी। और हिस्ट्री के साथ में आप एक ऐसा टॉपिक उठा सकते हैं जो कि आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना किसी फॉर्म में आपको वो पता होगा उसके बारे में, जैसे कि साइंस। अब साइंस में क्या पढ़ना है, तो साइंस में हम पढ़ेंगे फिजिक्स को। हिस्ट्री के साथ आप फिजिक्स को लगाएं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स देखिए अप्लाइड होती है, आपको जगह जगह वो दिखती है, उसके बारे में आपने कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें पढ़ रखी हैं। हिस्ट्री तो ऐसा है कि भाई हमने 6ठी 7वीं में कुछ पढ़ा था फिर भूल गए, लेकिन साइंस हमारे जहन में ताजा रहती है। तो इसीलिए साथ में फिजिक्स के एक एक चैप्टर उठाते चलें। जब आपको लगेगा कि भाई फिजिक्स मेरी धीरे धीरे कवर हो रही है, आप हिस्ट्री, तो देखिए हिस्ट्री बड़ा टॉपिक है क्योंकि उसके अंदर ही 3 टॉपिक कवर होते हैं। फिर आप केमिस्ट्री की तरफ चाहिए, एंड में आप बायो उठाएंगे। क्यों? क्योंकि बायो में डिटेल बहुत याद करनी है आपको, कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है, किस विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम है, सेल्स में किस सेल ऑर्गेनल का क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, प्लांट्स में किस हार्मोन का काम क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में क्या हार्मोन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये सब याद करना है। तो इसके लिए आप याद करने वाले 2 सब्जेक्ट एक साथ मत उठाइए, आपको दिक्कत आएगी। हाँ, रिवीजन में आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में आप हिस्ट्री और साइंस को लीजिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री जनरली मैं आपको बताऊं,
हमारे एग्जाम से पूछी नहीं जाती। तो उस किताब में यानी ल्यूसेंट में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी, आपको बस क्या पढ़ना है, उस वर्ल्ड हिस्ट्री में से रेवोल्यूशन कब हुआ, यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ तो 1774 में हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ तो 1779 में हुआ, बस इतना पढ़ना है आपको, ताकि आपको यह आइडिया हो कि किस समय वो हुआ। इससे ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता। और देखिए एक दो एक्सेप्शंस तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन उसके चक्कर में हम पूरा का पूरा अपना समय नहीं वेस्ट करेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ आपको रेवोल्यूशंस, इटालियन रेवोल्यूशन, इनकी डेट्स देख लेनी है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। उसकी चीज में आप अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको उसमें विजुअलाइजेशन बहुत जरा करना पड़ेगा, नहीं तो आप ज्योग्राफी में बहुत बेसिक चीजें पढ़िए, ज्यादा आपको दिमाग मारने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले तो रिवर सिस्टम पढ़िए भारत का। रिवर सिस्टम में आपको मेनली जो गंगा का रिवर सिस्टम है वो देखिए, और जो साउथ इंडिया का रिवर सिस्टम है वो देखिए, क्योंकि साउथ इंडिया से सवाल जरूर बनते हैं कि कावेरी नदी का फ्लो किधर है और गोदावरी पे कौन सा बांध बना हुआ है। रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी उठाते ही सबसे पहले आप थोड़ा बहुत जो है बेसिक फैक्ट्स है उनको देखिए, और उसका रिवर सिस्टम को उठा लीजिए। और उसके बाद आप देखिए माउंटेन सिस्टम, भारत में कौन से माउंटेन्स कहां पे हैं, जैसे अरावलीज जो है वो कहां पे, राजस्थान हरियाणा के पास पड़ता है। विंध्याचल रेंज कहां पे है, जयंतिया घारो आपको मेघालय में नजर आ जाएंगे। हिमालयंस के बारे में पढ़ लीजिए, हिमालय की जो रेंज है, शिवालिक, लोअर हिमालयस, अपर हिमालयस, मिडल हिमालयस, इनके बारे में पढ़िए। सवाल यहां से बहुत आते हैं, इनमें दर्रे कौन से हैं, पासेस कौन से हैं, बिकॉज ये ऐसे टॉपिक हैं जो एवरग्रीन है एग्जामिनर्स के लिए। तो इनको आप खत्म कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए ज्योग्राफी का 40 to 50% पार्ट आपका कवर हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा आपको ज्योग्राफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि ज्योग्राफी में आपको वो चीजें याद करनी है जो करंट अफेयर्स में आ रही हैं। जैसे कहीं तूफान आ रहा है तो साइक्लोन के नाम से आपको याद रखने हैं कि भाई अभी हाल ही में कहीं कोई साइक्लोन आया तो साइक्लोन का नाम क्या था, उसको नाम किस देश ने दिया। जनरली होता क्या है कि सारे के सारे देश अपनी एक लिस्ट दे देते हैं और उस लिस्ट के हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर में हर साइक्लोन का नाम दिया जाता है, तो वो आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा आपको भारत में जनजातियां कैसी मिलती हैं या डांस फॉर्म्स कहाँ हैं, इनका ख्याल रखना है। कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, भील कहाँ पाए जाते हैं, या नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल्स हैं वो कैसे पाए जाते हैं, इसका ख्याल रखिए। और फिर फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एक बार की मेहनत है, लेकिन आप अपने प्रिपरेशन के टाइम में जितने एग्जाम देंगे, चाहे आप यूपीएससी तक अटेम्प्ट कर जाइए, फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। तो ज्योग्राफी का पार्ट ही मान के चलिए फेस्टिवल्स को भी, और उसको वहीं के वहीं याद कर लीजिए। इसके अलावा आप ज्योग्राफी में आप चाहे वर्ल्ड में कुछ भी पढ़ लीजिए कि भाई ये स्ट्रेट यहाँ पे है, या फिर हम ब्लैक सी यहाँ पे है, सी ऑफ अजोव यहाँ पे है। ये चीजें तब आप पढ़ेंगे जब आप भारत को पढ़ चुके हैं। पहले आप भारत को पढ़िए, भारत में जो भी लेक्स हैं, सबसे गहरी लेक कौन सी है, लोनार लेक कहां पड़ती है, इन चीजों पहले आप भारत खत्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हाथ डालिएगा, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। ये चीज आपको ख्याल रखनी है। उसके बाद आते हैं हम पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, देखिए पॉलिटी ऐसी चीज है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे आप उतनी बार जो है उस आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, लक्ष्मीकांत जो एक बहुत बाइबल मानी जाती है पॉलिटी के लिए, अगर आप कभी आपने देखा हो, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, कई बार एसएससी के लोग भी जो है वो लक्ष्मीकांत उठाते हैं क्लैरिटी के लिए। वो कितनी बार पढ़ लीजिए, हर बार आपको उसमें एक नई चीज मिलती है। तो पॉलिटी को करने के लिए आपको मैं एक ही चीज बताऊंगा कि आपको एक लिस्ट बना लेनी है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, और उस लिस्ट को बार बार दोहराना है। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, पॉलिटी ऐसी चीज है जो बार बार आपको रिवाइज करनी पड़ेगी और हर एग्जाम में आपको मिलेगी ही मिलेगी। कि सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर 11 में कवर होती है, या फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 में कवर होते हैं। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 35 के बाद से शुरू होते हैं और 51 तक जाते हैं, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स 52 से 61, या सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 आर्टिकल। तो ये सारे आर्टिकल्स आप जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि ये सब मुंह-ज़बानी याद है, ये आपको भी होंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में कुछ नहीं करना। पढ़ने का तरीका देखिए, आपने आज 4 आर्टिकल पढ़े और उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर आपने कल 4 आर्टिकल पढ़े, उनको फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसका फायदा क्या होगा, आप जब उन आर्टिकल्स को अपनी कॉपीज में लिखेंगे तो आपके जहन में बैठना शुरू हो जाएंगे, आपकी कॉन्शियसनेस में वो बैठना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपको एक पूरा लॉट याद हो जाएगा। आर्टिकल्स के बाद आप जो इंपॉर्टेंट चीज हमसे एग्जाम में पूछी जाती है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
हमारे संविधान में अगर कोई चेंज किया गया है तो वो बहुत जरूरी है। और आपको हमेशा ख्याल रखना है कि अगर आप जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले के 1 साल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है क्या, वो जरूर देख लीजिए कि संविधान में कोई बदलाव किया गया है क्या, तो वो पढ़ लीजिए, एग्जाम में जल्दी वो पूछा जाता है। नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जैसे 42nd, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें इतने अमेंडमेंट आ गए थे, 44th अमेंडमेंट या 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की भी आप एक लिस्ट बनाइए। जरूरी नहीं है कि हर बार आप ल्यूसेंट को उठाएंगे। अगली बार जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको ल्यूसेंट उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ इन लिस्टों को पढ़ा होगा और इन अमेंडमेंट्स की लिस्ट को पढ़ा होगा, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं देना आपके पास पढ़ने के लिए, और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं जिसमें बहुत डिटेल हमें पढ़नी है। हमें बस ये करना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लिए, संविधान का हमारे स्रोत देख लिया कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ये तो एक लाइन एक बार आपको लिख लेना है और याद हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं करना, दोबारा आपको पॉलिटी के लिए ल्यूसेंट उठाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बस कुछ लिस्ट है, हार्डली आप देखेंगे तो आपके 8 से 9 पन्ने, इतने में आपकी पॉलिटी पूरी कवर हो जाएगी। हम वनडे एग्जामिनेशंस की बात करें तो अगर हाँ आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ट्राई कर रहे हैं तो हाँ आपको जो है थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे आपको नहीं जाना अगर आप वनडे एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको वो फिर समय का वेस्टेज है, उसके आगे नहीं जाना। पॉलिटी की बात हमने अब कर ली, इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, अब आप उसमें कितना कुछ पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद ही रखना है इकोनॉमी में, तो सबसे पहली चीज याद रखिए, भारत एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी नहीं रहा, अब भारत का एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, तो ये याद रखिए। तो लिखा तो बहुत कुछ पड़ा है, आपको फोकस किस पे करना है? फोकस करना है आपको 5 ईयर प्लान पे। जितने भी हमारे 12 5 ईयर प्लान थे उन पे फोकस करना है, और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उनको याद रखना है। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स आप याद रखेंगे, जनरली एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स याद कर लीजिए। उसके बाद आपको किस चीज पे फोकस करना है? अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करना है, जैसे आरबीआई। आरबीआई क्या काम करती है? सेबी क्या काम करती है? नबार्ड क्या काम करती है? सिडबी क्या काम करती है? और इनको कब एस्टेब्लिश किया गया, ये पढ़िए। देखिए देखने को तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जहां पे आपको मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में समझाया जाएगा, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीजें आप एक बार नजर मार सकते हैं, ये तो वैसे भी समझ में आ जाएगी। लेकिन मेन फोकस रहना है इन चीजों के ऊपर, क्योंकि सवाल यहीं से बनता है। इनकी फंक्शनिंग के ऊपर, खासकर आरबीआई और सेबी की फंक्शनिंग के ऊपर बहुत सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, महंगाई को लेकर कौन कंट्रोल करता है? तो आरबीआई करती है। हमारे स्टॉक मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? तो सेबी करती है। एग्रीकल्चर के लिए रीफाइनेंसिंग यानी पैसा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो नबार्ड करती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सिडबी काम करती है। तो ये चीजें आपके पास क्लियरिटी में होनी चाहिए, कहीं लिख लीजिए उसको, बार बार आपको ल्यूसेंट उठाने की जरूरत नहीं है, और ये बार बार पूछा भी नहीं जाता। हाँ, अब आपको उठाना है क्या? न्यूज़पेपर में आप अब जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, उससे जो है अपनी इकोनॉमी को कवर करिए। कैसे? कोई ये कहता है कि भाई सीपीआई का डेटा आया है, सीपीआई खुदरा महंगाई दर का डेटा आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया है, तो अब आपको क्या फोकस करना है? अच्छा डेटा तो आ गया, कौन देता है ये डेटा? ये देखना है कि ये डेटा देता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कि ये डेटा कौन देता है? डब्ल्यूपीआई का डेटा आया, होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा आया है, तो ये कौन देता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हमारी कॉमर्स, तो वो ये डेटा देते हैं। तो ये तो आपको करंट से मिलेगा, लेकिन करंट पढ़ने का तरीका अलग है, इसीलिए बता रहा हूं। बार बार ल्यूसेंट उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, पेपर कवर हो जाएगा। कितनी बार ल्यूसेंट उठाएंगे? ज्यादा पढ़ना नहीं है। 5 ईयर प्लान, आपकी जितनी भी एजेंसीज हैं, और ऐसा डेटा। इसके बाद आपको इकोनॉमी में और ज्यादा जो है ताक झांक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपने इकोनॉमी पढ़ ली, आपकी हिस्ट्री हो चुकी है, आपकी ज्योग्राफी हो चुकी है, उसके बाद आपने इकोनॉमी पढ़ ली, उसके बाद पॉलिटी पढ़ ली, अब आते हैं साइंस के ऊपर। साइंस अगर आप हिस्ट्री के साथ आपने फिजिक्स को उठा लिया था, ज्योग्राफी के साथ, क्योंकि ज्योग्राफी देखिए समझने वाली चीज है, याद तो इसमें थोड़ा कम होता है, समझना ज्यादा होता है, खासकर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें। ठीक है, तो ज्योग्राफी के साथ आप केमिस्ट्री उठा लीजिए। ठीक है,
और बायो को आप अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बायो थोड़ा सा ज्यादा फोकस मांगती है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में तो बहुत कुछ लिखा पड़ा है, सब कुछ पूछा जाता है? नहीं, केमिस्ट्री में आपने जो स्कूल में पढ़ा है वो तो आपके काम आएगा ही आएगा। आपको मेन फोकस करना है डेली इस्तेमाल होने वाली चीजों पे, ठीक है। खासकर जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें देखिए सवाल कहां से आता है, आपके जितने भी आपके जो पीरियोडिक टेबल होती है उससे सवाल आएगा। तो मैं इसको रब कर देता हूं। जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री में उससे सवाल बनते हैं, तो पीरियोडिक टेबल को तसल्ली से पढ़िए। उसके बाद आपके सवाल बनते हैं जो एटम्स के मॉडल दिए गए थे, रदरफोर्ड ने क्या दिया, उससे सवाल बनेगा, तो उस पे फोकस करिए। इसके बाद जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कैसे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, इनके ऊपर बहुत सवाल आते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी की वेवलेंथ अलग है, हर किसी की भेदने की क्षमता अलग है। तो आपसे पूछ लेगा इनमें से सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता किसमें है, तो आप इस तरीके से जो है इन चीजों पे फोकस करेंगे। इसके बाद आपको फोकस करना है ऐसे रसायनों पे जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सिरका का इस्तेमाल करते हैं, विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड कहते हैं उसे, ठीक है। उसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपका इथेनॉल हो गया। तो ऐसे सामान जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपकी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कोई एसिड टर्मरिक में मिल गया, कोई सिट्रस एसिड मिल गया नींबू में, या हम कह सकते हैं संतरे में, तो इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आप ये चीजें कवर कर लेंगे ना, तो ये मान के चलिए 60 to 70% केमिस्ट्री आपकी कवर हो गई। फिर आप जब दूसरी बार अपनी आइटरेशन में, यानी दूसरी बार आप जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे, किताब में केमिस्ट्री खोलेंगे, तो आपको लगेगा अच्छा ये तो मैं पढ़ चुका हूं पहले, तो आप दूसरी चीजों पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन पहले उस पे फोकस करना है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। सारी किताब पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ, 3 या 4 तक जाते जाते 3 या 4 बार जब आप पढ़ चुके होंगे उस किताब को, आपको लगेगा यार 90% मेरी ल्यूसेंट कवर हो चुकी है। उसके आगे आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। और फिजिक्स भी देखिए, फिजिक्स में मैंने आपको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिजिक्स में एग्जामिनर्स के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जैसे लेंसेज से सवाल आते हैं, मिरर से सवाल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आते हैं, और फिजिक्स की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से मोशन, कि भाई अगर आप चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी अचानक से ब्रेक लग जाए किसी बस में, तो आप जो है आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, क्यों जाएंगे, बॉल को आपने ऊपर फेंका, कितनी जो है गति से वो नीचे आई, ऐसा सवाल कि पानी को ऊपर रखा तो पानी नीचे क्यों जाता है। तो ऐसे सवाल, ये सब लेकिन एप्लीकेशन के सवाल है, आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा फिजिक्स के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, क्योंकि सवाल रिपीट होते रहते हैं। खासकर केमिस्ट्री में भी यही होता है, सवाल रिपीट होते रहते हैं। और बायो पढ़ने का एक बहुत ही अलग और नायाब तरीका अगर मैं आपको बताऊं, तो आप क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए बीमारियों की और उसको अपने घर की दीवार पे चिपका दीजिए। जब आते जाते देखिए, अच्छा ये बीमारी ये करता है, वायरस ये वाली बीमारी करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कर देता है, तो आपको इस तरीके से जो क्लैरिटी हो जाएगी और वो चीज आपकी नजर के सामने रहेगी और आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप आराम से जो है अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ल्यूसेंट को अगर आपको पढ़ना है ना, तो हमेशा आपको पहले उन चीजों पर फोकस करना है कि जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं। और मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि जो ऐसी चीज है जहां पे आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी में मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर के फ्लो को हमेशा मैप से समझिए कि रिवर शुरू कहां से होती है, मैप में ही मार्क कर दीजिए कि नर्मदा जो है वो अमरकंटक से शुरू होती है और जाके आपके वेस्टर्न साइड में गिर रही है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, आपको चीज हमेशा आपके जहन में बैठ जाएगी। आपने किताब में पढ़ा था नर्मदा अमरकंटक से शुरू होती है, भूल जाओगे, कभी भी नहीं करना। मैप उठाओ और मार्क कर दो, भूलोगे ही नहीं कभी। कभी भी टेंपल्स पढ़ो कि भाई ये वाला टेंपल कहां पे है, आपने पढ़ा कि साउथ इंडिया में चोलाज ने ये वाला टेंपल बनवाया या फिर पांड्याज ने ये टेंपल बनाया, उठाओ मैप और मार्क कर दो। या ऑनलाइन मैप्स में आपको, ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको वो भारत के नक्शे में वो सारे टेंपल नजर आ जाएंगे। आपको क्या करना है, बस उनको मार्क कर दो, अच्छा ये यहाँ पे है। आपको यकीन नहीं मानोगे, इस तरीके से आपको एक नजर में सारी चीजें याद हो जाएंगी और आपको ज्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ेगा। हर किंगडम, हिस्ट्री में खासकर हर किंगडम, हर रूलर के लिए किसने स्थापना करी, कौन इंपॉर्टेंट रूलर थे, कोई किताब लिखी गई है उनके टाइम पे तो आपको याद करनी है, कोई अगर फॉरेनर आया है तो आपको याद करना है। सवाल इन्हीं से बनता है। या फिर उनके कोर्ट में कोई फेमस बंदा था, सवाल इन्हीं से बनेगा, खासकर वनडे एग्जामिनेशंस के लिए।
इसके बाहर सवाल नहीं जाएगा। आप कितनी भी ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, कितनी डिटेल पढ़ लीजिए कि हम शीलापादिकम पढ़ लीजिए, लिखा हो ना संगम लिटरेचर 1, संगम लिटरेचर 2, क्या करेंगे आप? दोनों लिटरेचर्स याद कर लीजिए, आपको याद ही नहीं रहेगा। आपको बेसिकली क्या करना है भाई, इंपॉर्टेंट किताब है शीलापादिकम, काम खत्म। संगम लिटरेचर 2 में 1 तो बची ही नहीं, ठीक है। 1 तो कहा जाता है कि देवों ने बनाई थी, तो बस उसके आगे आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि आप पढ़ने के बाद भी आपको वो याद नहीं रहेगा। हाँ, जब आपने किताब को 1-2 बार पढ़ लिया, फिर आइए, फिर देखिए, फिर जरूर समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहले का इस बार आपके दिमाग में मेंटली आप रिलैक्स्ड है कि भाई बहुत सी चीजें पढ़ के आया हूं। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़िए कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इन सब को बस मूवमेंट्स की तरह पढ़िए। चाहे साइमन कमीशन, इन पे फोकस करिए और इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन से फोकस करिए। एक बार पढ़ लीजिए, दूसरी बार जब पढ़ेंगे आइटरेशन में, दूसरी बार किताब पे आएंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये चीजें तो मैं पढ़ चुका हूं, छोड़ी कुछ और भी पढ़ लेता हूं। ये तरीका है आपको ल्यूसेंट पढ़ने का। और मेरी बात मानिए, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और इसीलिए मेरे एग्जाम्स में कभी भी जीएस में कम नंबर नहीं आए। क्यों? करंट अफेयर तो पढ़ने का तरीका है, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई उसको तो आपको ऐसा करना है कि आपको दूसरी चीज से भी एसोसिएट कर देना है। मैंने आपको भी बताया कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो मुझे ल्यूसेंट में मुझे पता है ये चीज मुझे दोबारा वहां पढ़ने को मिलेगी, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, उनके लिए आपको हमेशा एक तरीका अपनाना है कि भाई आइटरेशन से पढ़ना है। और पॉलिटी सबसे आसान है, 8-9 पन्ने की बात मैंने आपको बताई थी कि 8-9 पन्ने में सारे आर्टिकल, सारी अमेंडमेंट और कहां से संविधान हमारा लिया गया है, ये सब कवर हो जाता है। उसी पन्नों को बार बार पलटते रहिए, जब लगे कि हाँ यार ये पन्ने तो याद हो चुके हैं, और थोड़ा सा और कुछ और देख लेते हैं। क्योंकि जब बेसिक याद होगा ना, तभी आप आगे बढ़िए, अदरवाइज आप एग्जाम में भूल जाएंगे और आपको बाकी चीजें भी याद नहीं रहेंगी। तो ल्यूसेंट को पढ़ना का जो मैं कह सकता हूं कि जो सही तरीका है ना, वो यही है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से वो पढ़िए, उसके बाद जब वो तैयार हो जाए तो तीसरी बार, चौथी बार अगर आपके पास समय है पढ़ने का, तब देखिए। और एक बात, अगर तब भी लगता है कि भाई टफ है पढ़ना, तो परेशान नहीं होने का। हम है सरकारी परीक्षा, हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके लिए ल्यूसेंट की एक सीरीज लेकर आए, जहां जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, जहां हम मैप्स का इस्तेमाल करके, टेबल्स का इस्तेमाल करके आपको चीजें बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, जितने भी आपके सके संबंधी जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को तो एकदम इतना दबाइए कि इसमें से धुआं निकल जाए, लेकिन सब्सक्राइब करिए, भेजिए, ताकि ये जो हमारा चैनल है सरकारी परीक्षा, ये इसकी रीच बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए कि ल्यूसेंट पढ़ने का सही तरीका क्या है। और अगर उनको लगता है कि उनसे अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो तब भी हम उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे और हम अपने इसी चैनल पर ल्यूसेंट की एक सीरीज लेकर आएंगे, जहां पे हम आपके लिए ल्यूसेंट को इतना ज्यादा ल्यूसिड कर देंगे ताकि आप उसको आराम से पढ़ सकें, आपको चीजें याद हो सकें, और जो तरीका मैंने आपको पढ़ने का बताया, उन्हीं तरीकों को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको ल्यूसेंट पढ़ने का तरीका समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।